लास्ट वीक मैंने आईपीओ थ्योरी पर अपना वीडियो डाला और मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं और ऐसे वीडियोस बनाऊंगा सारे सेटअप्स पे, सारे कैंडल चार्ट पे। बट एक सजेशन आया, इनफैक्ट बहुत सारे सजेशंस आए कि किस तरह से हम अपने, इससे पहले कि हम समझे चार्ट कैसे बनाना है और ट्रेड कैसे लेना है, लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि ट्रेड करना है क्या इस समय, बिकॉज अभी बहुत मार्केट, ब्रॉडर मार्केट सेल हो रहा है, एफआईएस सेल किए जा रहे हैं, लोगों को समझ नहीं आ रहा है और ये नहीं कर पा रहे हैं कि क्या अभी ट्रेड करना चाहिए, कि अभी रुकना चाहिए, कब एंट्री करें, कितना और वेट करें। और ये बस आपकी नहीं, आप सब बहुत लोगों की प्रॉब्लम है। ये मेरी भी प्रॉब्लम थी जब मैंने स्टार्ट किया था आज से 10 साल पहले, मुझे भी समझ में आ रहा था। बट धीरे धीरे समझ में आने लगा कि क्या करना चाहिए। और जो समझ में आया है वो है बस एक अंडरलाइन प्रिंसिपल है, एक ही प्रिंसिपल है जिसने, या फ्रेमवर्क है जो सबको गवर्न करता है। वो है अपने जो भी आउटकम है, यानी कि जो आपका जो भी अंत है, उसको अपने जब एंटर करो, जब स्टार्ट करो, उस समय डिसाइड कर लो कि मैं तो जी ये करना चाहता हूं और मैं तो स्टॉक पे डबल कमाना चाहता हूं और मैं 3 साल वेट करने को तैयार हूं। तो आप 3 साल के लिए वेट करने को तैयार हो तो अपना माइंड आपका क्लियर है। आप एंटर कर रहे हो, आपको पता है कि मेरे को डबल ही करना है, मेरे को ये स्टॉक से डबल करना है। तो आपका एक रियलिस्टिक टाइम फ्रेम हो जाता है, एक रियलिस्टिक आउटकम हो जाता है और आपका माइंड सेट होता है। फिर आप बस क्वार्टरली एक बार देखते रहते हो। सो इसको भी मैं कहता हूँ मैरिंग योर आउटकम्स विथ योर ऑब्जेक्टिव्स। ये है प्रिंसिपल। और ये जो मेरे अंडरलाइन, इसका जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है वो है, या वो जो प्रॉमिस है वो ये है कि हर स्टॉक में आप एक एक फेज्ड तरीके से एंट्री कर सकते हैं और एक फेज तरीके से एग्जिट ले सकते हैं। उससे क्या होता है कि जो तीन सबसे बड़े इमोशंस हैं जो हम ट्रेडिंग के समय ला ही देते हैं, रिस्पेक्ट ऑफ कितना भी सोच लें, वो है, आप या तो फियर ड्रिवन ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि आपको डर लग रहा होता है कि आप शुड आई एंटर, या मुझे नहीं इंटर करना चाहिए, तो वो एक डर रहता है। सेकंड आपका डर रहता है कि आप थोड़ा सा उसमें रहते हैं, जब जब स्टॉक ऊपर जाने लगता है तो क्या मैं अभी इंटर कर जाऊं, ये स्टॉक भाग रहा है, क्या मैं कूद के पकड़ लूं इसको। उसको कहते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आप फोमो के चक्कर में उस स्टॉक में इंटर करने की कोशिश करते हैं जब वो ऑलरेडी भाग चुका होता है। कई बार क्या होता है, जब वो भाग रहा होता है और आपने पकड़ लिया तो आपने तभी पैसे बना लिए, पर कई बार होता है कि वहीं से उसने रिवर्सल मार दिया और आप फंस गए। ये बहुत लोगों के साथ होता है, बहुत सारे लोग का मेरे पास मैसेज आते रहते हैं कि सर इसमें तो हम फंस गए, अब क्या करें। ऐसे लोग निकले, क्या कर सकते हो। थर्ड है फियर, सॉरी, थर्ड है ग्रीड। तो ग्रीड में कैसा होता है कि लालच, कि यार 5% और ले लूं क्या, 10% और ले लूं क्या, 20% और ले लूं क्या, 30% और ले लूं क्या। उस चक्कर में वो कभी प्रॉफिट बुक ही नहीं कर पाते हैं। हमेशा वो बना रहता है कि थोड़ा सा और, थोड़ा सा और ये सबसे ज्यादा कब होता है पता है क्या, जब एक स्टॉक यूसी मारता रहता है। यूसी मार रहा है, आप सोचो अच्छा कल बेचूंगा, कल बेचूंगा, कल बेचूंगा, और एकदम से एलसी मारने लगता है, ना आप बेच पाए और आप फंसे हुए और स्टॉक नीचे आने लगा। और आप हर लेवल पे जहां पे आप सोच रहे थे कि अच्छा कल बेचूंगा, वो लेवल आपके सामने से जा रहा है और आपको लग रहा है शिट यार यहाँ बेच देना चाहिए था, यहाँ बेचना चाहिए था। वो फीलिंग्स होती होंगी पक्का। अगर नहीं होती तो कोई अच्छी बात है, अगर होती तो प्लीज कमेंट करिएगा, प्लीज कंफर्म करिएगा कि होती है। ठीक है, क्योंकि मेरे साथ तो हुई थी। तो इस चीज को समझ सॉल्व करने के लिए, और एक लार्जर, कि मैं कैसे भी, मेरा एक ही मुद्दा है स्टॉक मार्केट में, मेरे लिए एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम है, एंड देन मोस्ट प्रोबब्ली इन फ्यूचर हो सकता है ये मेरे लिए प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम भी बन जाए। पर मेरे लिए अभी ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम है, बहुतों के लिए यही होगा, बहुतों के लिए प्राइमरी भी होगा, उनके लिए ये शायद वीडियो उतना अच्छा नहीं हो, बट मे बी देख लो फायदा ही होगा। पर ये थोड़ा सा बड़ा वीडियो होने वाला है। पर उसके इन सब के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट था वो ये है कि किस तरह से आप अपने अपने गोल्स को आइडेंटिफाई करके ही ट्रेड लो। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो है ना कि फेज्ड एंट्री और फेज्ड एग्जिट, इससे बहुत ज्यादा सॉल्व होता है। और जो मेरे लिए जो सबसे अंडरलाइन प्रॉब्लम, ये पॉइंट ये है कि आपको एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, आउटकम, आपका एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए किसी भी चीज को स्टार्ट करने के। फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसे समझिए कि अगर आप किसी भी, एक ट्रेन जा रही है, जम्मू कश्मीर से चल रही है, कन्याकुमारी तक जा रही है। अब वो पूरा मध्य प्रदेश होते हुए, यूपी होते हुए, मध्य प्रदेश होते हुए, मान लो आपका जा रही है साउथ तक। अब अगर आपको गुना उतरना है तो आपको गुना उतरना है ना, या आपको मान लो भोपाल उतरना है तो आपको भोपाल उतरना है।
क्या फर्क पड़ता है कि वो ट्रेन कन्याकुमारी कब जा रही है, क्या कर रही है? आपका तो ऑब्जेक्टिव था, तो ये तो आपने जब सोचा कि मुझे तो भोपाल जाना है, दिल्ली से भोपाल जाना है, तो आपने तो सिंपली दिल्ली से भोपाल की टिकट ले ली और आप दिल्ली वाले स्टेशन पे बैठ गए और आप भोपाल उतर गए। स्टॉक मार्केट में ये क्यों निकल पाते हैं कि भाई आपने 100 पे लिया, आपको 150 पे निकलना था, आप निकलो, वो 200 जा रहा है, 500 जा रहा है, चांद पे जा रहा है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर है और आपको मिल रहा है वो पैसा, तो आप वो लोग को लेके अपना प्रॉफिट बनाओ ना। बहुत सारे और स्टॉक्स हैं जिसमें आप वो कर लेना, ऐसे ट्रेड्स ले लेना। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को पहले से ही डिसाइड करें, ट्रेन की तरह। ट्रेन 10,000 स्टेशन जाएगी, हो सकता है आगे जाके कहीं उसका कहीं रुक जाए, कोई दिक्कत आ जाए, कहीं पे उसको और दिक्कत हो, कहीं पे वो बहुत तेजी से चली जाए, पर आपका आपका काम था वो सफर लेना, तो आप वो सफर लो, सफर मत करो। तो इसको समझते हैं कैसे कर सकते हैं। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अब आप समझे आप ट्रेड कैसे ले सकते हैं। तो ये आउटकम और ऑब्जेक्टिव ड्रिवन जो होती है, इसकी ना 5 बिगर कैटेगरीज हैं या बकेट है या कंटेनर है, जो मेरे को लगता है उस हिसाब से लोग ट्रेड लेते हैं। जो मैंने को क्लासिफिकेशन या समराइजेशन करने की कोशिश की है, यही 5 स्टाइल है जहां से आप लोग ट्रेड लेते हैं। इसमें जो सबसे पहला आता है वो है आपका लॉन्ग टर्म। तो आप एक स्टॉक को ले रहे हैं लॉन्ग टर्म रखने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ले रहा हूँ तो अपनी बेटी के शादी के लिए रख रहा हूँ या अपने रिटायरमेंट के लिए रख रहा हूँ, 30 ईयर्स, 40 ईयर्स, 50 ईयर्स वैसे करके। दूसरा आता है कि आप ले रहे हैं एक स्टॉक को, तो लॉन्ग टर्म स्टॉक्स में क्या होता है कि आपका रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप जा रहे हो एक स्टॉक को उसके 20 साल 30 साल होल्ड करने के लिए, रखने के लिए। तो इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उसकी रिसर्च पहले से कर लो। 3 महीने बाद ले लो, 1 महीने बाद ले लो, 1 साल बाद ले लो, चलेगा, पर रिसर्च कर लेना। बिकॉज एक बार जब आपने वो ले लिया और आपने यहाँ पे आप अच्छा कैपिटल डालते हो, तो वहां पे आप पीछे नहीं हट सकते। और आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको फिर उसके बाद से जो आपकी जितनी मेहनत है वो पहले लेने से पहले की है, लेने के बाद बस आपको हर क्वार्टरली एक बार उनका मैनेजमेंट कमेंट्री पढ़ना है, तो सा मार्केट देख लेना है क्या कर रहा है, क्या मार्केट में कुछ नई चीज आ गई है जो इसके बिजनेस को बंद कर सकती है, वो सब चीजें पढ़ते रहिए। बट इन जनरल आप थोड़ा सा वो पहले ही पढ़ लोगे, आप कभी भी 6 मंथ्स के परव्यू से तो वैसे भी कुछ नहीं लोगे। आप ले ही रहे हो 2 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, तो आप वो थीम्स पकड़ लेते हो जो अगले 20 साल तक कंटिन्यू करने वाले हैं या ग्रो करने वाले हैं, और इसमें आप राइट वैल्यूएशन पे लोगे। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी कैटेगरी है जो बहुत ही ज्यादा मिलती जुलती है, वो है जिसको मैं कहता हूँ D+G, डिविडेंड प्लस ग्रोथ। तो उन स्टॉक्स को पकड़ो जिनका ग्रोथ अच्छा है, जिनके फ्यूचर में स्केल होने की अच्छी ताकत है, और जिनका डिविडेंड ठीक है। अब डिविडेंड ठीक ठीक है क्या होता है, वो कुड बी 1% डिविडेंड यील्ड से 3%, 4%, 5%, वो भी हो सकता है, पर वो आपको पता चल जाएगा। तो मिसाल के तौर पे जब मैंने 2014 में एचसीएल ज्वाइन किया था, तो एचसीएल की उस समय की मार्केट प्राइस थी 300 रुपीज, ज्यादा थी मतलब 300 रुपीज की भी थी, देख लेना। तो उस 300 रुपीज का शेयर को आज 1800 हो चुके हैं, 10 साल हो चुके हैं। तो 10 साल के बाद शेयर ने 6 गुना रिटर्न दे दिया है। तो अगर आप मैंने उस समय 1 लाख रुपए लगाया है, तो मेरा अब 6 लाख रुपए हो चुका है, तो मेरे को 10 साल में 6x रिटर्न मिल गया, विच इज वेरी गुड। आप बैंक पे जाओगे, आप एफडी कर लो, आपको रिटर्न पता चल जाएगा, तो आप उससे कोरिलेट कर लेना। दूसरी बात क्या है, आज के डेट में एचसीएल टेक 1 साल में 80 से 100 रुपीज के बीच में डिविडेंड दे देता है। ये कितना हो गया मेरे 300 के इन्वेस्टमेंट में, 25 से 33% के करीब तक। इमेजिन करो, बस मुझे रखने के, इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में रखने के 25 से 30% रिटर्न मिल रहा है। ये खुद ही में इतना ज्यादा रिटर्न है। आपको भूल जाओ आप 6 गुना हो रहा है, 10 गुना हो रहा है, 50 गुना हो रहा है, आपके पास तो वो पैसा हर ईयर 25% तो वापस आ ही जा रहा है। यानी कि आप हर साल में, 4 साल में अपना पैसा वापस ले रहे हो उनसे। तो ये बहुत ही ज्यादा कूल तरीका है कंपाउंडिंग का, बहुत ही ज्यादा कूल तरीका है पैसे भी बनाने का, और आप फ्यूचर में इस पे डिपेंडेंट भी हो सकते हो एज ए सेकेंडरी सोर्स और मे बी प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम के लिए। इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखनी है, वो है डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट। जब तक आपके लिए सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम है, तब तक आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि ये जो पैसा आपको आ रहा है,
आप उसको प्लीज री इन्वेस्ट करो। अगर इस स्टॉक में कर रहे हो और इसका अभी ग्रोथ आपको सही दिख रहा है तो आपने अभी ले लिया, या फिर किसी और डीएनजी स्टॉक को पकड़ लो और उसमें डालते जाओ। मैं तो ऐसे ही करता हूँ। और मेरा एक और कूल तरीका मैं बता देता हूँ आप लोग को डिविडेंड इन्वेस्टमेंट के लिए। दो तरीके आप ले सकते हो, या तो इसी स्टॉक में डाल दो, तीन है इनफैक्ट। या तो खुद के इसी स्टॉक में डाल दो, दूसरा है निफ्टी बीस लेना शुरू कर दो, यानी कि निफ्टी की कोई भी ईटीएफ जो ट्रेड करिए उसको लेना शुरू कर दो। वो एक तरीके से आपका एक एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड थर्ड होता है कि किसी नेक्स्ट डीएनजी स्टॉक्स में डाल दो। और मैं इसके लिए क्या करता हूँ, जो मेरी निंजा टेक्निक है, कि हर क्वार्टर जब खत्म होता है, मुझे उस क्वार्टर में जितने भी डिविडेंड मिले मैं उसको ऐड करता हूँ। और नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट क्वार्टर का जो स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग ट्रेडिंग ऑफ द नेक्स्ट क्वार्टर, उसमें मैं सिंपली जाके उसके शेयर्स लेता हूँ। जैसे आजकल मैं अपने हिंदुस्तान जिंक ले रहा हूँ, तो मैंने सारे के सारे जो स्टॉक्स, जो जितना डिविडेंड आया है मेरा लास्ट क्वार्टर में, उससे मैं अभी इस समय हिंदुस्तान जिंक के शेयर्स ले रहा हूँ, क्योंकि अभी हिंदुस्तान जिंक मेरे को अच्छे प्राइस में मिल रहा है। इससे पहले मैं एक्सेल टेक ले रहा था, उससे पहले मैं इन्फी ले रहा था, उससे पहले मैं हटको ले रहा था। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डीएनजी स्टॉक्स में आप प्लीज प्लीज डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट रखिए, अदरवाइज बहुत कम फायदा है। थर्ड स्टॉक आ जाता है, थर्ड कैटेगरी आ जाती है कंटेनर की, उसको कहते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग का मतलब है कि आप एक पोजीशन बना रहे हो एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए। वो टाइम पीरियड छोटा नहीं होता, 3 साल 5 साल, 1 साल, 3 साल 5 साल टाइप का। और यहाँ पे आपका है कि यार डबल करना ही चाहिए, या 2.5 गुना करना ही चाहिए, 3 गुना करना ही चाहिए, 5 गुना करना ही चाहिए। टाइम फ्रेम मैं बताऊंगा आगे। बट इन स्टॉक्स में आप एक पोजीशन बना रहे हो बिकॉज आपको दिख रहा है कि अगले 3 साल से 5 साल में इंडस्ट्री में ये जाएगा और यहाँ पे मुझे फायदा होगा। फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही अभी हाल फिलहाल में जैसे मेरे जो पोजिशनल स्टॉक्स थे, वो थे एम्बर, वो था डिक्सन, वो था वाटेक वबाग वीटेक वबाग, ईएमएस। अभी अब ईएमएस तो खैर मेरा मूव कर चुका है एलटी में, बट ईएमएस था, बीएसई था। बीएसई ने जब बीएसई चल रहा था 420 450 पे, तो मैंने उसको दिया था, पोजिशनल लिया था। लेकिन अब मैंने इसको मूव कर दिया बिकॉज कुछ प्रॉफिट बुक करूंगा एंड देन आई मूव इट टू माय एलटी स्टॉक। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं, मैंने तो इनफैक्ट बहुत ही ज्यादा स्टॉक्स हैं जिनको मैंने इसी पोजिशनल कॉन्सेप्ट पे लिया था। अभी दीपक फर्टिलाइजर था, अभी आई थिंक जेंसा था, बिरला सॉफ्ट था। तो ये सारे स्टॉक्स ने एकदम डिप लाया था और अब देखो कहाँ चले गए। केल्टॉन टेक था। तो बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे भी हैं जो मल्टी बैगर बन जाते हैं। मल्टी बैगर क्या 3 गुना 5 गुना कर लेते हैं, उनका काम खत्म। फिर आपको रखना है रखो, निकालना है निकाल लो, काम खत्म हो गया आपका। सो पोजिशनल, डीएनजी और एलटी, इन तीनों कैटेगरीज का एक जो मेरे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है नो एसएल। मैं इनको एसएल के लिए नहीं लेता हूँ बिकॉज एसएल आप तब लोगे अगर आपने उनके बारे में रिसर्च अच्छी नहीं की। अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो आपको एसएल लेने की जरूरत नहीं है, आपको बस पेशेंस दिलाना है। और थोड़ा सा नीचे अगर आपको दिख रहा है कि हाँ ये लेवल अच्छा लग रहा है तो और ऐड कर लिया। जैसे अभी के लिए मैंने पोजिशनल बनाना स्टार्ट किया है केपीआई, केपीआई ग्रीन। तो अब मैं पोजीशन बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ, उसमें मैं लेते जाऊंगा हर लेवल पे। मेरे को ऐसा नहीं लेना है, मुझे पता है अगले 3 साल 5 साल में इसका कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही अभी हम राजा में किया था तो उसने 3 गुना कर दिया था। तो ये हो गया। फोर्थ आता है कैटेगरी, आपको अगर ऐसे लेना तो आप ले सकते हो, मेरे लिए मैं तो अपना रिसर्च करके ही लेता हूँ, तो मैं ऐसे नहीं लेता हूँ। फोर्थ आता है, और कैटेगरी फोर्थ और फिफ्थ में ऐसे लेना है, स्विंग और मोमेंटम। तो पहले स्विंग समझा देता हूँ। स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप लेते हो सेम सेम, इसका भी होराइजन या इसका भी जो अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट है या अंडरलाइंग थ्योरी है वो सेम है, कि आप यहाँ पे एक पोजीशन बना रहे हो बेस्ड ऑन समथिंग, लाइक कि मुझे पता है कि 6 महीने में इसका ये होने वाला है, कुछ नया ऑर्डर आने वाला है। साइक्लिक शेयर्स में होता है, जैसे कि पेपर में होता है, शुगर में होता है, स्टील में होता है, एफएमसीजी में होता है, कि ये फेस्टिवल ऑटो में होता है कि एक फेस्टिवल सीजन आता है कि इसमें आता है, एक पर्टिकुलर टाइम आता है जिसमें वो हमेशा ऊपर जाते हैं। तो उन समय आपने स्विंग ट्रेडिंग की। कई बार आप देखोगे कि एक स्टॉक होता है जो ऐसे ऐसे जा रहा है, तो आपने उसके नीचे में पकड़ा ऊपर भी निकाला, नीचे पकड़ा ऊपर निकाला, और आप उस पैटर्न में ट्रेड कर रहे हो, तो उसको स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं।
ये बहुत ज्यादा प्राइस एक्शन डिपेंडेंट होता है, बहुत ज्यादा माइक्रो डिपेंडेंट होता है, और बहुत ज्यादा साइक्लिक शेयर्स के साथ होता है। तो इसके लिए आपको एंटर के समय भी और जब आप शेयर ले रहे हो और जब वो आप जब ट्रेड करें उसके बीच में आपको काफी टाइम देना पड़ता है, बिकॉज आपको जानना होता है कि कब कुछ ऐसा तो नहीं होगा जिसकी वजह से अब ये नीचे ही आएगा। और आपका एसएल बहुत ही स्ट्रिक्ट होना चाहिए, रूथलेसली एसएल लेना सीखिए आप। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है और आपको मोमेंटम ट्रेडिंग करना है, आप बिना एसएल के नहीं ले पाएंगे। मेरा जो सबसे अच्छा इसमें एनालॉजी है कि अगर आप एक को आपको एक भारी एक भीड़ सी एक जैम की सिचुएशन में आपको कार तेजी से भगानी है, तो आपको ब्रेक लेना आना ही चाहिए। बिना ब्रेक लिए या तो आप ठोक दोगे, या तो आप नहीं नहीं तेजी से जा पाओगे। तो आपको यू नीड टू ऑब्वियसली आपको एक अच्छा ड्राइवर तो होना ही पड़ेगा, पर उसके साथ आपको ब्रेक लेना भी सीखना पड़ेगा, कहाँ पे ब्रेक लेना है। तो वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो स्विंग हो चाहे वो मोमेंटम। तो ये होगी स्विंग की बात। मोमेंटम ट्रेडिंग में ऐसा होता है कि आप जो आईपीओ थ्योरी जैसे लास्ट वीक की थी, उसकी जैसा होता है कि आईपीओ थ्योरी जैसे कॉन्सेप्ट पे कि ब्रेकआउट मिला, स्कैल्प करना है, आपने तुरंत स्विंग आपने सीधे एंटर किया, मोमेंटम ट्रेडिंग की, और 10% 15% बनाए और आप तुरंत निकल गए। इसमें दो चीजें और होती हैं, इसमें आपको बहुत जल्दी इंटर करना होता है, बहुत जल्दी एग्जिट करना होता है। और एसएल तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है। थोड़ा कैपिटल आप चाहें तो कम कर सकते हैं, बिकॉज आपको पता नहीं है कि मार्केट कहाँ के कब चेंज हो जाए। तो ये पांचों कैटेगरीज आपको समझ में आ गई। अब मैं आपको बता देता हूँ कि किस में कितना परसेंटेज एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए रियलिस्टिक, और रियलिस्टिक टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए। तो वापस चलते हैं। तो मोमेंटम ट्रेडिंग में इन जनरल आपकी एक्सपेक्टेशन 5, 7, 8, 12, 10, 12, 15, 18, 20, 25% तक होनी चाहिए रियलिस्टिकली। और इसमें जो आप वेटिंग टाइम होता है इन ऑर्डर टू रियलाइज दिस, ये आपका एक दिन से लेके, कई बार 1 घंटे भी होता है लोगों का, बट एक दिन से लेके इन जनरल आप 1 वीक, 1 महीना, कई बार 1 साल तक में चल जाता है, अगर मार्केट थोड़ा सा आपको सपोर्ट में दे रहा है आपके थ्योरी को। तो इसमें ये होता है 9 मंथ्स तक आप लेके चला करो वैसे, मैक्सिमम। फिर आता है लाइंस ब्लर होनी चली जाएंगी, बिकॉज हर का अलग अलग ओवरलैप होता है। स्विंग में आप इन जनरल एक्सपेक्ट करते हो कि मुझे 15 से 20 से 30 से 50 से 100% कई बार 150% तक रिटर्न मिल जाए। 100% तक देखते हैं वैसे स्विंग के लिए, 150% तक कई बार चला जाता है बेस्ड ऑन लेवल्स कितना जा रहा है। और इसमें आपको आइडियली 1 मंथ से समय अराउंड 2 साल तक का आपको टाइम फ्रेम रख के चलना चाहिए कि हाँ और जितना बड़ा टारगेट होगा उतना बड़ा आपका वेटिंग होगा। बट ऑब्वियसली थर्ड पोजिशनल में इन जनरल आप एक्सपेक्ट करते हो कि भाई मैं तो डबल करूं कम से कम, मैं डबल करूं, मैं ट्रिपल करूं, मैं 5x करूं, मैं 4x करूं, वैसा। और इसमें आपका जो एवरेज वेटिंग टाइम होता है इट स्टार्ट्स समवेयर अराउंड 6 मंथ्स से लेके 3 साल 5 साल तक जा सकता है। बट ऑब्वियसली कई बार मतलब जब मैं कह रहा हूँ 3 साल, अगर लेकिन आपका डबल बोल, अगर आपने बोला कि मुझे तो 3 गुना के लिए रुकना है और ये 6 महीने में हो तो ले लो, खत्म करो, वही ऑब्जेक्टिव यही था आपका कि डबल करना था। अब उसने 3 महीने में कर लिया तो निकल जाओ, क्योंकि आपका आउटकम वाला ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया है। टाइम फ्रेम इज जस्ट फॉर यू टू नो कि हाँ मैं इतना साल तक रुक सकता हूँ। तो ये है आपके लिए डीएनजी एंड लॉन्ग टर्म का। जैसे मैंने बताया इट विल टोटली डिपेंड ऑन यू, आप पे ही डिपेंड करेगा आप कितने लंबे तक रुक सकते हो। पर जो टाइम फ्रेम है, अगर आपको समझना हो कि आइडियली कैसा एक अच्छा टाइम फ्रेम होता है या क्या अच्छा होता है होल्ड करने के लिए, तो आप ऐसा मान के चलो कि अगर आप साल भर में 20% बना रहे हो, यू आर मेकिंग वेरी गुड मनी एंड यू आर बीटिंग अ लॉट ऑफ बिग एनालिस्ट जिनको पास बहुत पैसा है, जिनके पास दुनिया भर के सारे टूल्स हैं, जिनके पास दुनिया भर के रिपोर्ट्स हैं, इनसाइडर रिपोर्ट इंफॉर्मेशन भी कई बार होती है। अगर आप उनको बीट कर दे रहे हो बिना कुछ किए, बस 20% नहीं है, तो आप समझो आपका काम हो गया। और आप कंपेयर भी तो किससे करोगे, आप कंपेयर करो अपने उनसे करो, म्यूचुअल फंड से कर लो, आपको कंपेयर करना है बैंक के एफडी से कर लो, आप कंपेयर करना है तो आप निफ्टी 20 से कंपेयर कर लो, निफ्टी की ईटीएफ, निफ्टी इंडेक्स फंड से कंपेयर कर लो। अगर आप उनको बीट कर रहे हो तो ठीक है ना, और क्या चाहिए। और आपको कंपेयर करना चाहिए कि भाई अगर मैं इसको बैंक में रख रहा तो मेरे को कितना मिल रहा, उस हिसाब से अपना रियलिस्टिक बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गए सारे। अब लोग पूछते हैं कि अच्छा ये सब तो हो गए, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या मोमेंटम ट्रेडिंग करनी चाहिए, क्या मुझे
स्विंग ट्रेडिंग करनी चाहिए, क्या मुझे लॉन्ग टर्म लेना चाहिए? तो उसका आंसर है आप खुद। आप डिसाइड करोगे। यू शुड नो, आपको पता होना चाहिए कि क्या आप रिस्क टेकर हो, क्या आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो, आप कितना रिस्क लेना चाहते हो, आपको क्या सूट करता है, कौन से स्टाइल इनमें से सूट करता है। कई लोगों को मोमेंटम ट्रेडिंग मजा आता है कि भाई लिया फट से बनाया निकल गया। कई लोगों को 12% बनाना, 15% बनाना, 20% बनाना अच्छा नहीं लगता, उनका नहीं भाई डबल के लिए रखेंगे। तो कई लोगों के लिए भाई मुझे लॉन्ग टर्म ही रखना है, मेरे को लंबा ही खेलना है। तो वो आप डिसाइड करेंगे। पर प्लीज याद रखिए कि अगर आप डिसाइड कर रहे हैं कि मैं 5 साल के देखूंगा, तो 5 दिन के बाद एक मार्केट गिरा तो रोना नहीं, क्योंकि वो आप फिर आप अपने आउटकम को ही डाइल्यूट कर रहे हैं, अपने ऑब्जेक्टिव को ही डाइल्यूट कर रहे हैं। अगर आपका ऑब्जेक्टिव था 5 साल रुकने का, तो 5 दिन के मार्केट क्रैश से क्यों डर रहे हो? और अगर आपका ऑब्जेक्टिव था 1 हफ्ते में निकलने का, तो फिर ये क्यों सोच रहे हो कि नहीं नहीं इसका तो ये स्टॉक का तो आ गया कि ये तो 10 गुना करेगा 10 साल में? तो भाई तुम्हें तो 5 दिन के लिए रखना था ना। तुमने अब तो 5% बना लिया, 10% तुम निकलो, तुम्हारा काम खत्म। ये है बहुत इंपॉर्टेंट। अब होता है आइडियल कैसे करें। तो मैं बता सकता हूँ कि मैं क्या करता हूँ, एंड देन आप डिसाइड करो कि अगर आपको ये सही लग रहा है कि नहीं। तो मैंने एक फ्रेमवर्क कैसे बनाया था, मैं एक चार्ट होपफुली आपको दिख जाएगा। उसमें मैंने ऐसे ऐसा कर रखा है कि मैंने ना कैटेगरी और क्लस्टरिंग कर रखी है। तो क्लस्टरिंग और कैटेगरी का मतलब मैं सामने तो मैं बताऊँ कि अगर मेरे पास 10 लाख रुपए है सोचो, तो मैं बोलता हूँ कि मैं अपने 10 लाख को ऐसे डिवाइड किया है मैंने करेंटली, कि मेरे लगभग 10 लाख का 2 लाख रुपए मेरा मेरे लॉन्ग टर्म में पड़ा हुआ है। एक्चुअली 3 लाख रुपए लॉन्ग टर्म में पड़ा हुआ है, तो मेरे 60% लॉन्ग टर्म में पड़े हुए हैं। अब ये 40-60% होता रहता है, बट इन जनरल मेरे पास 40% 60% मेरा लॉन्ग टर्म में पड़ा हुआ है, लॉन्ग टर्म और डीएनजी में। तो मेरा उसमें कैसा रहता है कि मैं 2 लाख रुपया मेरा लॉन्ग टर्म में है, 2 लाख रुपए मेरा डीएनजी में है। तो ये 4 लाख रुपए तो मेरा यहाँ पे पड़ा हुआ है। और हर इसमें मैंने, जैसे अगर मान लो, मैं एग्जांपल के देता हूँ, ऐसा एग्जैक्टली नहीं है, बट अगर मेरे पास 2 लाख रुपया है और मुझे लॉन्ग टर्म डालना है, तो उसमें मैक्सिमम मैं 4 शेयर्स लूंगा 50-50 हजार के। क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड वेल्थ भी तो क्रिएट होगी, तभी तो वेल्थ क्रिएट होगी, कॉन्सेंट्रेटेडली आपको ट्रेड लेना है। तो अब मैं क्या करूंगा, चार मैं 50 हजार के 4 शेयर्स ले लूंगा अपने लॉन्ग टर्म में। डीएनजी में भी मैं ऐसा करूंगा, हो सकता है मैं 5 ले लूं 40 हजार के। तो बट इसमें 9 से 10 शेयर्स में यहाँ पे रख लूंगा, काम खत्म। अगर मेरा कैपिटल 2 लाख रुपए 4 लाख रुपए इसमें डाला हुआ है, फिर मेरी स्विंग, सॉरी, तो यहाँ पे 60% होता है, तो मेरा 30-30% में, तो मैंने 6 लाख 6 लाख 3 लाख 3 लाख के दोनों में डाल दिए। तो उसमें इसमें 6 शेयर्स, उसमें 5 शेयर करके डाल दिए। फिर मेरा जो रिमेनिंग 20% है, उसका मैं डिवाइस उसका मेरा बाइफरकेशन ऐसा है कि मैं, रिमेनिंग 40% है, उसका बाइफरकेशन है 15%, 15% और 10%। तो मैं 15% पोजिशनल के लिए रखता हूँ, जिसमें अगर मान लो मैं बोल रहा हूँ 10 लाख का मेरा कैपिटल है, तो मेरा 1.5 लाख हुआ। तो इसमें मैं 3 शेयर ले लूंगा 50-50 हजार के, और इनका सिंपल रहेगा, डबल होगा ट्रिपल होगा मैं निकाल दूंगा। उसी तरह से पोजिशनल में, स्विंग में मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इसमें अगर 1.5 लाख इसमें डालना है, तो इसमें मैं 5 शेयर ले लूंगा 30-30 हजार के, मे बी एट टाइम्स मैं 10 शेयर भी ले लेता हूँ 15-15 हजार के करके। और इनका सिंपल है, 50% देंगे निकाल दूंगा, 70% देंगे निकाल दूंगा, डिपेंड करता है दैट पर्टिकुलर स्टॉक पे। और जो लास्ट बचा, जो 10% बचा हुआ है, जो मैंने मोमेंटम के लिए देखा है, उसका मेरा सिंपल आता है कि मैं 10 शेयर लूंगा 10 हजार रुपए के हिसाब से, और मैं सीधे 10% 15% बना के निकालते रहूंगा, और इससे मैं फास्टर मनी रोटेशन करूंगा। तो उससे फायदा क्या हो रहा है? एक तो मैंने अपने सारे एग्स एक जगह बास्केट में नहीं डाले, मैंने हेज कर दिया है, और मैं मनी रोटेट करते रहता हूं, तो मेरा कैपिटल बहुत ज्यादा स्टक नहीं होता है। बट ये मेरी स्टाइल है, आपको वो करना चाहिए जो आपकी स्टाइल हो। मैंने आपको बस एक समझा दिया कि मैं ऐसे करता हूँ। आप बताइए आपका परसेंटेज कैसा रहता है, या आपको क्या रखने का मन है? प्लीज कमेंट करिए, ताकि मुझे समझ में आए कि हाँ, आप लोगों ने एक तो वीडियो यहाँ तक देखा है। सेकंड, कि आपको एक चीज समझ में आ रही है कि हाँ, मुझे क्लस्टर बना के रखना है। एंड थर्ड, कि आपको आपको समझ में आ रहा है कि आप किस तरीके हैं, तो मुझे वो परसेंटेज लिख दीजिएगा। तो जैसे रेशियो सिंपल है कि मेरा जैसे 30-30, 15-15-10। तो तो आप वैसे अपना रेशियो प्लीज मुझे बताइएगा, तो मुझे थोड़ा सा एक इंकरेजमेंट होगा कि हमें और ऐसे वीडियोस और बनाते रहो। इन्वेस्ट करने का सेम है, फेज्ड एग्जिट फेज्ड एंट्रीज ले सकते हैं आप। ओवरऑल यही है जो पूरा सेटअप है, जो आपको बहुत हेल्प कर सकता है। अब बस यही बताना था। प्लीज ट्रेड लीजिए, मार्केट आती जाती रहेगी, ऊपर नीचे जाती रहेगी,
पर अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बने रहेंगे तो आप पैसा बनाएंगे ही बनाएंगे। स्टॉक मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, प्लीज एफआईज आ जाएंगे वापस, मना लेंगे उनको भी। पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप नहीं डरें। ये पूरा गेम ही पेशेंस का है। स्टॉक मार्केट में टैलेंट चाहिए 10%, स्किल्स टू लर्न चाहिए 10%, पर 80% वेटेज जो है वो केवल पेशेंस का है। पेशेंस बहुत जरूरी है। प्लीज डिसाइड करिए आपको कौन से ट्रेड्स लेने हैं, क्या उसका ऑब्जेक्टिव है। आपके ऑब्जेक्टिव और आउटकम प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट है। वो दोनों एक दूसरे को की बात माननी चाहिए। उनका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशन होना चाहिए। दे शुड नो, पति पत्नी का रिलेशन होना चाहिए। दे शुड नो कि हाँ तुम क्या कह रही हो, तुम क्या चाहते हो। शुड बी लाइक दैट। तो आई थिंक यही था आज का वो वीडियो। आई होप यू रियली लाइक इट। ऐसे वीडियोस और डालते रहूंगा, बट प्लीज अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहे हैं, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से बाकियों का भी फायदा होगा, तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, दूसरों को कहिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप जब चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मेरा पूरा एफर्ट इसी चीज पे है कि किस तरह से आप लोग को और बेटर ट्रेडर बना सकें। बस यही, और कुछ नहीं है। और उसके साथ मैं बस ये बोलूंगा कि घबराइए मत, ये फेज आता जाता रहेगा। ट्रेड लेंगे, धीरे धीरे पैसा बनते रहेगा। स्टॉक मार्केट आज भी इंडिया में सबसे अच्छा इन्फ्लेशन बीटिंग इंस्ट्रूमेंट है। और अगर कुछ नहीं समझ में आए तो अपने एसआईपीएस प्लीज मत रोकिए, एसआईपीएस चलने दीजिए। हो सकता है अगला अगला वीडियो में एसआईपी पे ही बनाऊं कि किस तरह से म्यूचुअल फंड में क्या इन्वेस्ट करना चाहिए। वो मैं सोच रहा हूँ, मैं अगला बना सकता हूँ। नहीं तो फिर चार्ट पैटर्न्स पे बना दूंगा। तो मेरा नाम है अपूर्व, ये था वेल्दीफाई। आई रियली होप यू लाइक्ड इट। प्लीज मैरी योर आउटकम्स विथ योर ऑब्जेक्टिव्स एंड लेट्स गेट रिच टुगेदर। थैंक यू सो मच। आई होप रियली लाइक्ड इट। प्लीज कमेंट करिएगा, बताइए कुछ और इम्प्रूवमेंट करना है तो। वीडियो की स्टाइल यही रहेगी, बट आई एम श्योर कि आप कंटेंट पे ज्यादा फोकस करिए, ना कि स्टाइल पे। मैं स्टाइल चेक करने के चक्कर में मैंने 9 महीने कोई वीडियो नहीं डाला था। अब मुझे वापस वीडियो बस डालने हैं। ठीक है, प्लीज माफ करिएगा अगर वीडियो की एस्थेटिकली अच्छे नहीं लग रहे हैं, पर होपफुली कंटेंट अच्छा लग रहा हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर दैट।